दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी हिस्टोरिक पॉलिटिकल अर्थक्वेक की बात करने वाले हैं जिसने तमिलनाडु में पिछले 59 सालों से चले आ रहे डीएमके और एआईएडीएमके के पूरे दबदबे को पूरी तरह से तोड़ दिया है। सोचिए, थालापति विजय, जो कल तक सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर राज करते थे, वो आज तमिलनाडु के 9th चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो चलिए, अब इस पूरे सिनारियो में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इस विक्ट्री की स्पीड। लिटरली सिर्फ 2 साल। एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च होती है और देखते ही देखते एक मैसिव मैंडेट के साथ सीधे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच जाती है। 59 साल बाद ये एक नया इतिहास रचा गया है, जहां एक नॉन डीएमके, नॉन एआईएडीएमके गवर्नमेंट पावर में आई है। ये अपने आप में एक ऐसी रैपिड सक्सेस स्टोरी है जिसने बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को एक नई केस स्टडी दे दी है। लेकिन सच कहूं तो इस नए सफर की शुरुआत ही काफी ड्रामेटिक रही। स्वेरिंग इन सेरेमनी के दौरान एक बेहद अनएक्सपेक्टेड और थोड़ा टेंस मोमेंट देखने को मिला। जैसे ही विजय ने अपनी स्पीच शुरू की, गवर्नर आर.एन. रवि ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उन्होंने क्लियरली विजय को निर्देश दिया कि वो स्ट्रिक्टली सिर्फ शपथ पत्र पर लिखी हुई लाइंस ही पढ़ें, और विजय ने भी इस पर रिस्पेक्टफुली हाँ में सिर हिलाया और अपनी स्क्रिप्ट पर वापस आ गए। पावर डायनामिक्स की ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग झलक थी। और ये शपथ उनके आगे के इरादों का एक क्लियर प्रूफ थी। उन्होंने अपनी ऑफिशियल ओथ में साफ शब्दों में प्रॉमिस किया कि वो भारत की एकता और अखंडता को हमेशा बनाए रखेंगे और किसी भी एक तरफा आदेश के आगे नहीं झुकेंगे। उनका वादा था कि वो बिना किसी डर या पक्षपात के सभी के साथ न्याय करेंगे। वैसे एक और ध्यान देने वाली बात ये थी कि इस पूरे इवेंट के दौरान स्टेज पर राहुल गांधी भी मौजूद थे, जिसने डेफिनेटली इस सेरेमनी के पॉलिटिकल वेट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। खैर, ऑफिस संभालते ही नई सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में आ गई। उन्होंने आते ही तुरंत अपने पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए। इसमें सबसे बड़ा फैसला था स्टेट की जनता के लिए 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना। इसके अलावा वुमेन सेफ्टी के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाना और ड्रग्स के खिलाफ स्ट्रिक्टली जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दिखाते हुए एक नया एंटी ड्रग स्क्वाड बनाना भी इन पहले ऑर्डर्स में शामिल था। इन इनिशियल एक्शंस के साथ साथ उनके पब्लिक प्रॉमिसेस भी उतने ही मैसिव थे। उन्होंने अनाउंस किया कि स्टेट के फाइनेंसेस पर एक वाइट पेपर लाया जाएगा ताकि आम जनता के सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। उनका कहना था कि पिछली डीएमके सरकार ने राज्य पर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा है। इसके अलावा उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स में एक बड़ा अनोखा वादा किया, शादियों के लिए 8 ग्राम सोना और नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देना। और हाँ, उन्होंने ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सत्ता का एकमात्र केंद्र सिर्फ विजय ही होंगे, कोई और नहीं। इसके अलावा अगर इस नई कैबिनेट को देखें तो इसमें एनर्जी और यूथ पर एक बहुत ही बड़ा फोकस दिखता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये नंबर 29। नई 9 मेंबर कैबिनेट में सेल्वी कीर्थना ने शपथ ली है, जिनकी उम्र इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 29 साल है, और इसके साथ ही वो हिस्ट्री में ओथ लेने वाली सबसे कम उम्र की फीमेल मिनिस्टर बन गई हैं। ये स्टेप क्लियरली दिखाता है कि नई सरकार यूथ रिप्रेजेंटेशन को कितनी ज्यादा अहमियत दे रही है। चलिए, अब जरा इस पूरे सफर को टाइमलाइन के नजरिए से देखते हैं। एक फैन क्लब से अचानक एक पॉलिटिकल पावर हाउस बनने की ये जर्नी सच में बुलेट ट्रेन से भी तेज रही है। 2009 में शुरुआत होती है एक सोशल सर्विस करने वाले फैन क्लब विजय मक्कल अय्याकम से। फिर सीधे फरवरी 2024 में आके टीवीके यानी तमिलगा वित्री कजागम ऑफिशियली लॉन्च होती है। अगस्त में उनका रेड और येलो झंडा सामने आता है। सितंबर में इलेक्शन कमीशन में प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन होता है और फिर 2026 में सीधे ये हिस्टोरिक मैसिव विक्ट्री। इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। अब ये असेंबली का पॉलिटिकल मैथ समझना भी काफी जरूरी है। देखिए, सरकार बनाने के लिए 118 सीट्स का मेजॉरिटी मार्क चाहिए था। टीवीके ने अकेले ही 100 से ज्यादा सीट्स हासिल कर ली, लेकिन गैप को पूरा करने के लिए उन्हें 5 और पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट मिल गया। कांग्रेस से 5 और सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएस से 2-2 सीट्स। इन सबको मिलाकर अलायंस का जो टोटल स्कोर था वो 121 तक पहुंच गया, जिसने इजीली कंफर्टेबल मेजॉरिटी इंश्योर कर ली। लेकिन पता है, इस विक्ट्री का असर सिर्फ तमिलनाडु के बॉर्डर्स तक ही सीमित नहीं रहा। स्टेट पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर इसने इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स पर भी एक बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट किया है। अगर हम श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंस की बात करें, जहां तमिल आबादी काफी ज्यादा है, वहां विजय की इस मैसिव जीत पर प्रैक्टिकली एक लंबा जश्न मनाया गया। वहां के लोकल एमपीज और नेताओं ने आगे आकर उन्हें बधाई दी, जो डेफिनेटली इस इवेंट की इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस को और बड़ा बना देता है।
और बात बस यहीं तक नहीं थी। खुद श्रीलंका के प्रेसिडेंट डिसाने आयके ने सामने आकर एक ऑफिशियल बधाई संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि दोनों रीजन्स एक डीप हिस्ट्री, कल्चर और काफी रिलेशंस शेयर करते हैं, और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि आने वाला वक्त दोनों के लिए इमेंस इकोनॉमिक पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। ये साफ दिखाता है कि एक नया लीडरशिप इन कल्चरल और पॉलिटिकल टाइज को फ्यूचर में कितना मजबूत कर सकता है। हालांकि ग्राउंड रियलिटी पर सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स अभी भी वहीं के वहीं हैं। एक तरफ जहां मछुआरों के आपस में आमने सामने आने के कंटिन्यूअस केसेस आते रहते हैं, वहीं कच्चातीवू आइलैंड का कॉम्प्लेक्स विवाद तमिलनाडु और सेंटर सरकार के बीच हमेशा से एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। पर दूसरी तरफ इस लीडरशिप चेंज के साथ लोगों में एक नई उम्मीद भी जागी है कि शायद अब इन पुराने मुद्दों पर एक फ्रेश कंसेंसस बन सके और इन डिप्लोमैटिक कॉन्फ्लिक्ट्स को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स में बदला जा सके। खैर, अब इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स से निकलकर वापस अपने नेशनल चेस बोर्ड पर आते हैं। इस पूरे इवेंट पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रिएक्शन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और मजेदार बात यह है कि उनके स्टेटमेंट में एक डुअल मैसेज छिपा हुआ था। एक तरफ नए सीएम के लिए एक बड़ा सपोर्टिव प्रॉमिस देखने को मिला, तो दूसरी ही तरफ एक स्टर्न पॉलिटिकल वार्निंग भी थी। आने वाले वक्त की पॉलिटिक्स के लिए ये एक बहुत बड़ा हिंट माना जा रहा है। चलिए सबसे पहले उस पॉजिटिव मैसेज की बात करते हैं। पीएम मोदी ने ऑफिशियली थलापति विजय को उनकी जीत पर कंग्रेचुलेट किया। उन्होंने क्लियर प्रॉमिस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट तमिलनाडु के डेवलपमेंट और वहां की जनता की भलाई के लिए पूरे दिल से साथ मिलकर काम करेगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, जहां सेंटर और स्टेट ओपनली मिलकर बेटर गवर्नेंस के लिए आगे आने की बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि इस बधाई संदेश के ठीक साथ एक काफी सीरियस वार्निंग भी जुड़ी थी। पीएम मोदी ने कांग्रेस को एक परजीवी यानी पैरासाइट पार्टी बताते हुए विजय और उनकी नई सरकार को चेताया। अपने स्टेटमेंट में पॉलिटिकल हिस्ट्री का हवाला देते हुए उनका क्लेम था कि जैसे ही पॉलिटिकल हवा बदली, कांग्रेस ने पावर के लिए डीएमके को धोखा दे दिया। नई स्टेट गवर्नमेंट के जो आने वाले अलायंस डायनामिक्स हैं, उसके लिए ये वार्निंग काफी ज्यादा अहमियत रखती है। तो आखिर में इस सब का एक कंक्लूजन क्या निकलता है? एक मैसिव फैन फॉलोइंग वाले सिनेमा स्टार्स से स्टेट की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पावर तक का एक लंबा सफर आखिरकार तय हो चुका है। लेकिन सच तो ये है कि असली कहानी अब शुरू हुई है। गवर्नेंस के टफ चैलेंजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नई रिलेशनशिप्स और इतने बड़े वेलफेयर स्कीम्स को बैलेंस करना, ये सब अब इनके आगे सबसे बड़ा टास्क होगा। तो क्या थलापति विजय और उनकी टीवीके का ये नया मॉडल इंडियन पॉलिटिक्स के फ्यूचर डायनामिक्स को सच में पूरी तरह से रीशेप कर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरा देश अब सांसें थाम कर देखने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।